दोस्तों दीपावली का समय था। एक कंपनी की मैम जो होती हैं वो सारे वर्करों को गिफ्ट दे रही थी। दोस्तों सारे वर्कर धीरे धीरे एक एक करके सारा अपना गिफ्ट लेकर चले जाते हैं। उसमें का एक 21 साल का जवान और हैंडसम जो एक लड़का था, उसे मैम जो होती हैं गिफ्ट नहीं देती। सुबह से दोपहर हो जाता है, दोपहर से शाम हो जाता है, शाम से धीरे धीरे रात के 8 बज जाते हैं। लड़का जो होता है वो सोच लेता है कि इस वर्ष मुझे गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों मायूस होकर जाने लगता है, तभी उसकी जो मालकिन होती है उसे आवाज लगाती है। जैसे ही वो लड़का मुड़कर अपनी मालकिन के तरफ देखता है तो वो अपनी मालकिन के हुस्न का दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसकी मालकिन जो थी ऐसे तरीके की कपड़े पहनी थी जैसे कि वो देखकर क्यों न दीवाना हो जाए। दोस्तों क्योंकि उसके दीपावली पर इतना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला था जो कि वो सोचा तक नहीं था। वो नौकर कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकता था। उसके कुछ ही क्षणों बाद उसके साथ लड़के के साथ ऐसी घटना घटित होती है, क्योंकि रूम मालकिन उसे अपने कमरे में ले जाती हैं और गिफ्ट ऐसा देती हैं कि वो नौकर जो होता है जिंदगी में कभी भी ऐसा गिफ्ट पाने के लायक नहीं था। दोस्तों कहानी में सब कुछ कवर करेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 3 की, जहां पर एक धनीराम नाम के आदमी रहते थे। दोस्तों उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। दोस्तों एक लौती लड़की पूरे जो है कि उसकी कंपनी की जो है कि वारिस थी। उसका एक नौकर जो इसका नाम राहुल था, बहुत ही वफादार ना राहुल था। उसका नौकर था, लेकिन परिवार में उसकी अहमियत बहुत थी। कोई भी काम अगर कह दे तो कोई नौकर या कोई कंपनी का एम्प्लॉय उसे मना नहीं करता था। दोस्तों समय गुजरता है, वो परिवार की तरह रह रहे थे। दोस्तों तभी अचानक उसके पिता जो होते हैं वो सोचते हैं धनीराम क्यों ना पूजा की शादी कर दी जाए। पास के ही एक बिजनेसमैन लड़का जिसका नाम जो था कि रवि था। रवि 4 भाई थे, उसके माता पिता थे, पूरा फैमिली ज्वाइंट था। जो रवि था वो सबसे छोटा लड़का था। उसकी शादी धूमधाम से पूजा के साथ जो है कि तय हो जाती है। दोस्तों तिथि के अनुसार दोनों की शादी भी हो जाती है और पूजा जो होती है विदा होकर अपनी ससुराल जाती है। ससुराल में जाकर अपने ससुराल के जो है कि सास ससुर की सेवा करती है और बहुत अच्छे से केयर करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा था कि मायके में जो था कि कंपनी थी जिसे देखना पूजा को भी पड़ता था, तो इसलिए पूजा अपने ससुराल में ज्यादा न रह के मायके में ही रहती थी। तो उधर रवि और पूजा की मुलाकात कई हफ्तों में एक बार ही हो पाती थी। इनका गृहस्थ जीवन कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था। इधर जो रवि था वो निकारा और निकम्मा था। अपने पिता के जो है कि बिजनेस में अच्छा खासा इसका हिसाब किताब नहीं चलता था। हरदम इसे कंपनी से घाटा ही, लॉस ही मिलता था। दोस्तों समय गुजरता है, इधर जो इसका वफादार नौकर राहुल था, जब कभी जो इधर पूजा होती थी अपनी ससुराल में रहती, तो राहुल जो होता है कि पहुंच जाता था कहीं कोई सामान लेकर, कहीं जो है कि त्योहारों पर, रक्षाबंधन पर, अलग अलग समय पर। तो इधर जो घर वाले होते हैं उसके ससुराल वाले बुरा मानने लगते हैं, क्योंकि जब राहुल जाता था तो अपनी बहन की तरह उसे मजाक भी करता था, उससे बोला भी करता था और चिढ़ाया भी करता था कि वहां तो तू रात को सुबह 8-8 बजे तक उठती थी और यहाँ तो तुम्हें सुबह 6 बजे ही उठना पड़ता था, अब कैसे तू मैनेज कर पाती है। तो उधर पूजा भी कह देती, तू कहाँ 8 बजे तक सोने देता था, तू तो सुबह तक ही 6 बजे तक जगा देता था, हमको नींद हराम करके रखा था, तू भला कहाँ सोने देता था। इतना जब सुनता है रवि, उसका पति जो होता है उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि एक नौकर एक अपनी मालकिन को जगाता था सुबह 9, ये तो कोई ना कोई मैटर गड़बड़ है। दोस्तों उस पर शक होने लगता है कि एक नौकर कैसे अपनी मालकिन को जगा सकता है, वो भी रूम में जाकर। इतना परमिशन एक नौकर को दिया गया था। दोस्तों उसे दाल में काला होने लगता है कि एक नौकर एक परिवार की तरह कैसे जी सकता है। दोस्तों अब धीरे धीरे अपनी पत्नी से वो जो होता है उससे झड़प करने लगता है, इससे दूरी बना के रखो। इधर पूजा जो होती है उसके बात को अहमियत नहीं देती, कहती नहीं ये नौकर नहीं, ये मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह है, तुम इससे बुरा ना मानो। दोस्तों समय गुजरता है, जो होता है कि राहुल अपने मालिक के पास आता है और समय जो है कि कंपनी को
जो है कि हिसाब किताब से देख रहा था। दोस्तों समय गुजरता है, 3-4 महीने गुजर जाते हैं। उसके सास ससुर भी कहीं ना कहीं जो था कि उससे खुश नहीं थे, उसको राहुल के आने की वजह से, तो इसलिए हरदम मना किया करते थे कि राहुल हमारे घर पर ना आए, लोग क्या कहेंगे कि एक नौकर अपनी मालकिन के केयर के लिए आता है और ऐसे ऐसे सामान ले आता है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत बेकार जाएगी। उसके माता पिता जो होते हैं पूजा के, वो उसे समझाते हैं कि देखो बेटा अब तुम ना जाना, ऐसी ऐसी बात है, वहाँ के लोग जो उसके परिवार के लोग हैं ऐसी ऐसी भावनाएं रखते हैं। और वो समझ जाता है राहुल, मेरी इज्जत इस घर में क्या है, मैं एक नौकर हूँ और एक भाई की तरह मैं जीवन नहीं जी सकता। वो भी कहीं ना कहीं दुखी था, क्योंकि एक मुंह बोली उसकी बहन थी, एक जो था कि परिवार था जो कि अच्छे से जीवन जी रहा था, उसके मनसे में कोई खोट नहीं था, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं थी जिससे कि कोई सोच सके। लेकिन वही कहा जाता है, शक का कोई इलाज नहीं होता है। दोस्तों 3-4 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं। उसके पिता जो होते हैं अपनी बेटी के घर जा जा के घूम आते हैं, लेकिन उसे नहीं लिया, तो उसका फोन कॉल भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, उससे बात भी नहीं होती है पूजा की राहुल से। पहले वो हरदम रोज दूसरे दिन बात करता था, हाल चाल लिया करता था। इधर जो था कि रवि को ये जो था कि गवार जाता था कि नौकर तेरा क्यों ख्याल रखेगा, क्यों पूछेगा तुम्हारी, ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसमें समय गुजरता है, धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। उसकी माँ जो होती है राहुल को सब कुछ बता देती है। राहुल समझ जाता है, अब मजबूरी थी पूजा से दूरी बनाना, क्योंकि उसके परिवार का मैटर था, उसके जीवन का मैटर था, इसलिए राहुल भी उससे दूरी बना लेता है, कभी भी पूजा से बात नहीं करता। और जब पूजा की माँ की तबीयत थोड़ा गड़बड़ होती है, तो जब पूजा पहुंचती है अपने मायके, तो भी राहुल उससे ज़्यादा बर्ताव नहीं रखता, क्योंकि बीमार थी, तो इसके वजह से वो दिल्ली लेके जाता है, नोएडा से एम्स में जो है कि दवा कराने के। दवा कराने जाने के लिए 2 घंटे का सफ़र था, क्योंकि जो पूजा थी वो अपने ड्राइवर राहुल को पूरा ड्राइविंग सिखा दी थी, क्योंकि वो पूरा काम उसका परिवार का उसी को संभालना था, इसलिए सब कुछ उसे पता था। तो वो ले जाता है एम्स में, दवा वगैरह कराता है और करा कर ले आता है। पहले ऐसा होता था कि आगे पूजा बैठती थी, बगल में जो है कि राहुल जो है कि गाड़ी चलाता था, माँ पीछे बैठकर सफर करती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब इतना सब होने की वजह से पूजा पीछे बैठती है, माँ उसकी आगे बैठती है और राहुल गाड़ी चला रहा था। कभी भी कोई भी भाव नहीं देता, कभी भी चेहरे को नहीं देखता, शीशे में तक नहीं देखता, कभी भी पूजा की शक्ल की तरफ नहीं ध्यान देता, क्योंकि वो निर्दोष था, उसकी कोई ऐसी भावनाएं नहीं थी। अब कहीं ना कहीं पूजा को बहुत तकलीफ होने लगी कि क्यों नहीं राहुल मुझसे बात कर रहा है। वो समझ जाती है कि मामला क्या है, मेरे पति के शक की वजह से ये मुझे इग्नोर कर रहा है। समय गुजरता है, अचानक उसकी माँ का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद जब पूजा सुनती है, अपनी माइक जो है ससुराल से मायके पहुँचती है, और उसके जो पिता होते हैं वो भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद दोनों लाशें पड़ी थीं, अब दोनों का अंतिम संस्कार होता है और अस्थियां घर लेके आई जाती हैं, राख वगैरह। अब दूसरे दिन जो था कि गंगा में प्रवाह करना था। इसका पति जो रवि होता है वो कहता है कि चलो चला जा अपने घर। तो उतने में जो ये होती है पूजा, वो गुस्सा जाती है, मेरे बाप की अस्थियां अभी पड़ी हुई हैं, अभी प्रवाहित करनी है, तुम्हें अपने घर की पड़ी है। वो कहता है यहाँ कैसे रहोगी, मैं तो रहूंगा नहीं, तू अपने नौकर के साथ रह सकती हो। जब इतना सुनती है उसके दिमाग में बहुत ही तेजी से गुस्सा आता है कि मेरे पति के दिमागों में क्या चल रहा है। तुरंत अपने पति को 4-6 झापड़ लगाती है। वो समझ बैठती है कि मेरे पति ने आज तक शक करके मेरे माँ बाबूजी को ले लिया, उसको जो है कि मौत के हवाले करा दिया, जिससे हार्ट अटैक हो गया, और अब जो है कि ये क्या चाहता है, ये तो अपने घर से वैसो निकम्मा है, मेरे जो जीवन को ये बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों जब 4-6 झापड़ लगाती है, उसके भी फैमिली के लोग थे पूजा के, और उधर जो है कि रवि के फैमिली के लोग थे। अब क्या होता है कि वो कहती है तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने जीवन में हंसी खुशी रहने दो। तो वहाँ से जो रवि होता है वो बाइज्जत चला आता है। अब उधर जो राहुल होता है वो सोचता है कि मैं ही इस झगड़े की फसाद हूँ, तुम्हारा हंसता खिलता परिवार बर्बाद हो रहा है, मेरे एक नौकर की वजह से, तो मैं भी जा रहा हूँ। लाख मना करती है पूजा, लेकिन राहुल नहीं मानता है, जाने की जिद करता है। राहुल को भी 3-4 झापड़ लगाती है, तो राहुल दुबक कर बैठ जाता है। कहती है ठीक है चले जाना, समय गुजरने दो, जब सारा स्थिति में कंट्रोल हो जाएगा तो तुम भी चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। दोस्तों अब वहीं रुकता है। उस पर अपने माँ और बाबूजी की अस्थियां लाकर अयोध्या में विसर्जित करवाती है। करवाने के बाद फिर वो लोग तेरही वगैरह करवाते हैं। सारा अंतिम संस्कार होने के बाद
अब वो अपनी कंपनी को संभालने लगती है। सारा कुछ पता राहुल को था, इस वजह से राहुल से सारा कुछ डेटा लेती है, सब कुछ मामला संभलती है और 1 साल तक जो है कि सब कुछ धीरे धीरे अपने माँ बाबू जी की बातें जो है ये सारा कंपनी का कार्यभार वो संभाल लेती है। इधर जो होता है, रवि 1 सालों के अंदर में कभी भी ना कांटेक्ट करता है और जब भी पूजा कॉल करती है रवि से, तो रवि जो होता है वो अपना फोन कॉल स्विच ऑफ कर लेता है, किसी से कांटेक्ट नहीं होता, कोई काम नहीं होता। दोस्तों अब मजबूरन वो सोचती है कि एक निकम्मा आदमी से जीवन जीने से अच्छा है कि मैं 5 साल तक 10 साल तक बचपन से जिस नौकर के साथ मैंने जीवन जिया, जो वफादार है, अपने जीवन में अच्छी तरीके से रहा, क्यों ना कि इसे मैं क्यों खोऊं। दोस्तों होता क्या है, फिर वो वहां से अपने एम्प्लॉय को लेकर आती है और रवि के घर पर जाकर जो है कि कोर्ट से तलाक नामा जो है कि दायर करवाती है और तलाक के पेपरों पे साइन करवाने की जिद करती है। दोस्तों पुलिस कार्रवाई द्वारा तलाक दोनों का हो जाता है। अब वो जो है कि अपने परिवार से वो जुदा हो चुकी थी, अपने पति से जो है कि तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अपने जीवन में हंसी खुशी रह रही थी, तभी अचानक दीपावली का समय आता है। दोस्तों दीपावली के बाद फिर राहुल अपने फैमिली में जाने वाला था, तभी सुबह से अपने सारे वर्करों को वो गिफ्ट दे रही थी। हर दीपावली राहुल को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलता था, बड़ी बड़ी चीजें। एक गिफ्ट जो है कि एक मिठाई वगैरह नहीं, बल्कि बहुत, जैसे एक बाइक मिल गई, कभी कुछ मिल गया, कभी मोबाइल फोन मिल गया, ऐसे ऐसे उसे गिफ्ट मिला करते थे उसे मालिक से। अब इधर मालिक के मरने के बाद अब उसकी बेटी जो पूजा थी वो बस रह गई थी। सभी को गिफ्ट देती, सभी लोग अपने रूम पे चले जाते हैं। इधर राहुल को कोई गिफ्ट नहीं मिला था। सुबह से दोपहर हो जाता है, दोपहर से शाम हो जाता है, शाम से रात के 8 बज जाते हैं। अब राहुल समझ लेता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाली है। जब से उसके माता पिता मर गए थे, वो बगल में जो कि किराए का रूम लेकर रहता था, उस फैमिली में नहीं रहता था, उस रूम में नहीं रहता था, उसके मकान में नहीं रहता था, क्योंकि समाज क्या कहेगा, एक नौकर के साथ मालकिन रहती हैं। इस वजह से वो बाहर रेंट पे रहता था। अब वहां से वो सोचता कि क्यों ना चलें, तभी अचानक आवाज पूजा की आती है, राहुल रुको। राहुल जैसे ही बालकनी में जाता है, वो सज धज के उसके जो है कि पसंद वाली वो साड़ी पहन के आती है जो उसने पसंद कर रखा था। दोस्तों पसंद जब वो साड़ी पहन के आती है, वो जब देखता है, राहुल उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसे उस साड़ी में बहुत ही अच्छी लगती थी पूजा। वो समझ जाता है कि पूजा क्या दिखाना चाहती है। पूजा तो डिवोर्स ले चुकी थी। अब पूजा जो होती है, नौकर राहुल के गले लगकर रोने लगती है कि राहुल मेरा वफादार, भले तुम नौकर है, तुमने नौकर के रूप में मेरे जीवन में क्यों आया, क्यों ना दोस्त एक फ्रेंड के रूप में आया। आज मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है कि कहने में कि एक नौकर तुम हो। मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत करती हूँ, मैंने अपने पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तुम मेरे जीवन से छोड़ के न जाओ, मेरे जीवन में खुशियां भर दो, मुझसे शादी कर लो और हम दोनों हंसी खुशी रहेंगे। वो कहता है नौकर राहुल कि लोग जवाना और परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि एक मालकिन जो है वो नौकर के साथ शादी कर ली। वो कहती मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, लोग लाज मोह माया और समाज क्या कहेगा, बस मैं ये जानती हूँ कि मेरे जीवन के लिए तुम बेहतर हो, अच्छे हो, मेरा जीवन तुम्हारे साथ हंसी खुशी से कट जाएगा। दोस्तों अब होता क्या है, वो साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और एक मंदिर में जो होता है कि वो लोग विवाह करते हैं और हंसी खुशी जीवन जो होता है दीपावली के ही दिन जीने लगते हैं। दोस्तों दीपावली के दिन दोनों लोग अपनी सुहाग रात की पहली रात वो मनाते हैं, जीवन की वो शुरुआत करते हैं हंसी खुशी से और अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ घटित हो सकती है, लेकिन हर घटना का अंजाम बुरा नहीं होता है, कुछ घटनाओं का अंजाम सही भी होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।